वेलकम बैक टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर हम आप सभी प्यारे बच्चों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं के लिए फिजिक्स की दूसरा लेसन जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको एक क्लास शुरुआत से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपका स्कोर एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा हो सके। तो चलिए हम ज़्यादा समय को ना लेते हुए तुरंत ही इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस एक लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इस प्रकार से है: सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो आकृति होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना। इस प्रकार से होने का मतलब इनका जो बीच वाला हिस्सा है थोड़ा मोटा होता है और दोनों किनारा का हिस्सा काफ़ी पतला पतला होता है। तो यहाँ पर इस बेस पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बीच पर मोटा और दोनों किनारे पर पतला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाने वाला है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। यानी एक नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? तो अवतल लेंस जो है उसकी जो आकृति होती है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, यानी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो अवतल लेंस का जो फोटो बनता है, उनका जो पिक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि इनका बीच वाला हिस्सा जो है पतला होता है और दोनों किनारे पे इनका मोटा होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। आपका अगर हवा में भी प्रकाश का चाल पूछा जाए तो उस कंडीशन में भी आपका यही सेम आंसर होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश का फैलते चले जाना, है ना। किसी एक बिंदु से प्रकाश का फैलते चल जाना, तो वह कौन सा ऐसा लेंस है जो किसी एक बिंदु से प्रकाश को फैलाता हुआ नजर आता है? तो आप कल्पना करेंगे कि ऐसा अवतल लेंस में ऐसा कंडीशन होता है। इस प्रकार से अवतल लेंस यहाँ पे जब भी कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रकार से लेंस पे अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद वह क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है और उनका प्रतीत होता है कि वह इसी बिंदु से क्या हो रहा है, फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा लेंस या ऐसा दर्पण जो किसी भी प्रकाश को फैलाने का काम करे उसे अपसारी कहा जाता है। और इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाने वाला है, क्योंकि अवतल लेंस ही प्रकाश को फैलाने का काम करता है ना। उसी प्रकार से हर जगह हम दर्पण की अगर बात करें तो प्रकाश के फैलाने के काम उत्तल दर्पण करता है ना। यानी उत्तल दर्पण को भी अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी लेंस और दर्पण में हमेशा उल्टा संबंध याद रखना। जो क्वालिटी अवतल दर्पण में होता है सेम क्वालिटी आपको उत्तल लेंस में मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश का एक जगह पर मिल जाना। तो जो भी दर्पण या फिर जो भी लेंस इस गुण को फॉलो करता है कि प्रकाश को एक बिंदु पे आके मिला देता है, तो ऐसे लेंस को या फिर ऐसे दर्पण को अभिसारी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर चूंकि लेंस का जिक्र किया गया है तो आप पता करो वह कौन सा लेंस है जो प्रकाश को एक बिंदु पे मिलाने का काम करता है। तो आपको पता चलेगा वह उत्तल लेंस का ऐसा काम होता है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। आप इसको अच्छी तरीक़ा से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? तो प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम, जैसे कि आपका ऑप्शन यहाँ पर हवा भी दे दिया गया है और एक ऑप्शन निर्वात भी दे दिया गया है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर कौन सा होगा? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन में हवा नहीं दिया हुआ रहता तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है ना। तो
यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगा। कभी कभी किसी ऑप्शन में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा को भी दे दिया जाता है। ऐसा तभी होता है जब ऑप्शन में आपका निर्वात दिया हुआ ना रहे तो। लेकिन जब ऑप्शन में निर्वात दिया हुआ रहेगा तो प्रकाश का अधिकतम चाल आप निर्वात को मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट होगा। निर्वात वाला ऑप्शन नहीं रहे तब आपका आंसर हवा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। फिर से यहाँ पे सेम क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल यहाँ पे किया गया है, क्योंकि आपका ऑप्शन में इस बार निर्वात वाला ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि निर्वात अगर ऑप्शन में ना रहे तो प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग जो है निर्वात के बाद हवा ही आता है सेकेंड नंबर पर, यानी कि आपका फिलहाल यहाँ पर सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल है वह हवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है हीरा का होता है ना, क्योंकि हीरा एक बहुत ही ज़्यादा ठोस पदार्थ है। सबसे अधिक ठोस पदार्थ कौन सा होगा, तो हीरा ही होगा। अधिक ठोस होने के कारण से इनका अपवर्तनांक भी काफ़ी अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन कौन है ना, तो लेंस का आवर्धन का आपको सूत्र याद रखेंगे, और v/u होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है ना, यानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल आपका निर्वात में होगा, उसके बाद थोड़ा सा कम होता है हवा में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, सीधी सी बात है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो तालाब का जल का कम दिखाई पड़ना, या किसी भरे बाल्टी पानी में छड़ी को तिरछे डुबाने से उनका मुड़ा हुआ प्रतीत होना, किसी भी बाल्टी या किसी भी बर्तन का तली वास्तविक ऊंचाई से कम गहराई प्रतीत होना, या फिर किसी भी सिक्के को वास्तविक मतलब कि ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नजर प्रतीत होना, ये सभी जितने भी घटनाएं हैं ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेंस अगर आपको डिजाइन करेंगे तो इस प्रकार का लेंस है, और ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। तो यहाँ पर भी आपका एफ होता था और इस एरिया में भी आपका एफ होता है, यानी कि आप जो मुख्य फोकस की संख्या मारोगे वो टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए जो है आपका मिट्टी का कोई भी यूज नहीं है ना, मिट्टी का लेंस में कोई भी यूज नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि जल भी हल्का सा प्रकाश का क्या करते हैं, अपवर्तन कर देता है। यानी लेंस ऐसा इसमें कुछ व्यवहार करता है, होता है। कांच तो खैर कांच का तो लेंस बना ही होता है। प्लास्टिक, कई जगह पे प्लास्टिक का भी लेंस बनाया जाता है, और जैसे बच्चे के बहुत सारे खिलौने ऐसे आते हैं जो कि प्लास्टिक के लेंस का यूज़ किया जाता है उसमें। तो यहाँ पर प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, इन सभी का प्रयोग लेंस के रूप में किया जाता है, लेकिन मिट्टी का कोई भी लेंस के रूप में यूज नहीं है। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। कौन सा होगा, प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस प्रकार से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मान लो कि ये एक क्या है, उत्तल लेंस है। इसमें से जब कोई भी प्रकाश
यहाँ से क्या होता है, अपवर्तित होता है। तो अपवर्तन के बाद जहाँ पे मिलता है इसी जगह पे क्या होता था, क्या था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब बनता था। तो इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो है वो उत्तल लेंस का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो किसी भी छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, यानी कि छोटी दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए या फिर नज़दीक के सामानों को देखने के लिए आपको 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें। तो प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होगा। तो वह माध्यम जो ज़्यादा ठोस होता है प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होता है। इस वजह से ठोस के आधार पर देखा जाए तो प्रकाश की चाल सबसे कम आपका कांच में हो जाने वाला है, क्योंकि कांच बाकी ऑप्शनों की तुलना में ज़्यादा ठोस है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डाईऑप्टर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बार जो है इस प्रकार का नाम नहीं देकर के आपको इस प्रकार से भी दे दिया जाएगा 1/m या फिर m पर -1 पावर, है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि कई बार डाईऑप्टर नहीं लिख करके उनका संकेत को ही लिख दिया जाता है। तो m पर -1 पावर को ही डाईऑप्टर कहा जाता है, या फिर 1/m भी देगा तो फिर भी आपको डाईऑप्टर ये भी आंसर मारना है। तो फिलहाल यहाँ पर डाईऑप्टर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या। तो आपको मैं बता दूं कि आवर्धन का जो है कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, बिल्कुल वो मात्रक विहीन होता है, उनका कोई ऐसे मात्रक होता ही नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी भी माध्यम को अपवर्तनांक का जो निकालने का फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे फार्मूला क्या होता है, वो sin i/, sin r। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाने वाला है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक के लिए उनका जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है, sin i/, sin r। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम था। तो प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन दोनों के ही 2 नियम होता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, चूँकि यहाँ पर भी नाम ही दे दिया गया है, डाईऑप्टर होगा। शायद रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा आ गया है, एक बार फिर से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, 2.42, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र के वो सभी दूरियाँ जो कि दाहिने तरफ मापी जाती है उससे भी धनात्मक कहलाता है, और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वह दाहिने तरफ होता है, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि अवतल लेंस में जो फोकस होता है वह प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड की तरफ होता है, इसीलिए इनका फोकस दूरी माइनस में यानी कि ऋणात्मक होता है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किस प्रकार से। तो विरल माध्यम से जब भी सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है। आप इस बात को याद रखेंगे, अभिलंब की तरफ उनका क्या होता है, मुड़ा हो जाता है ना। ये मतलब अगर विरल हो गया और नीचे वाला स्थान अगर क्या सघन हो गया, सघन मतलब कांच हो या पानी हो कुछ भी, है ना,
अगर यहाँ पर निर्वात हो या हवा माध्यम हो तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब कोई भी प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उनका झुकाव किधर होगा? अगर तो ऐसे कंडीशन में उनका जो झुकाव हुआ अभिलंब से दूर की तरफ हो जाता है। तो यानी कि विरल सघन से जब विरल में प्रवेश करेगा तो प्रकाशीय किरण अभिलंब से दूर जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाशीय किरण अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका आंसर सही है, अभिलंब से दूर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस की होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। उसके साथ ही और देखा जाए तो उत्तल दर्पण और फिर अवतल दर्पण, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी तो धनात्मक होगी ही, साथ ही साथ उत्तल दर्पण का भी जो फोकस दूरी होता है वो भी धनात्मक ही होता है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट है, ए और बी दोनों। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो जब भी कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ पर बनने वाला अपवर्तन कोण और कौन सा था? अपवर्तन कोण और आपतन कोण, यह दोनों ही कोण आपस में बराबर नहीं होता है। यानी जो अपवर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण का मान से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो ये माइनस नहीं है, यानी कि आर का जो मान है, यानी कि ये जो अपवर्तन कोण का जो मान है ये बड़ा होता है किसके तुलना से? आपतन कोण की तुलना से। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से नापते हैं? तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो मूल बिंदु था वह आपका ध्रुव से ही मापी जाती है। ध्रुव से ही आपका सभी दूरियां को मापा जाता है दर्पण में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 32। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो आप सभी यहाँ पर सिर्फ कांच की समांतर पट्टी दे दिया गया है। अब क्लियर नहीं किया गया भाई यहाँ पे कि दर्पण है कि लेंस है कि प्रिज्म है ना? तो दर्पण हो चाहे लेंस हो चाहे प्रिज्म हो, तीनों ही कांच की पट्टियों से ही या फिर कांच से ही बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पर लेंस की कांच का लेंस बनता है तो आपका वहाँ पर विचलन हो जाएगा। कांच का अगर हम दर्पण बनाते हैं तो वहाँ में पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। कांच का अगर प्रिज्म बनाते हैं तो वहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्लियर ना करने के कारण से आपका आंसर तीनों का तीनों हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना होता है? तो वह 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक का मतलब हुआ 1 से कुछ ज़्यादा अधिक नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा अधिक है, लेकिन फिलहाल उसको 1 से अधिक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक मेरे ख्याल से इसका जो होता है 1.0005 होता है ना। तो 1 से बहुत ही कम अधिक है, लेकिन फिलहाल 1 से तो अधिक तो है ही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चल जाए, क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 35। वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस हो या फिर पानी में अभिसारी लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप याद रख, यहाँ पे पूछा गया कि अभिसारी लेंस है कौन सा है।
अभिसारी लेंस का मतलब कि जब आपस में प्रकाश की किरण मिलाने वाला कौन सा लेंस है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस ही प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो प्रकाश किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, आपका ऑप्शन है तारपीन, बेंजीन, पानी, केरोसिन। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है पानी। पानी का जो अपवर्तनांक होता है इन सभी ऑप्शनों की तुलना में काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है, यानी कांच और हवा, सघन का मतलब होता है ठोस या फिर घना। तो आपको पता है, तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि कांच जो है वह ज़्यादा ठोस है हवा की तुलना में, यानी कि कांच जो है हवा से की तुलना में ज़्यादा सघन माध्यम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 38, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, आप इसे याद रखेंगे, पानी का अपवर्तनांक 1.33। क्वेश्चन नंबर 39, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, मैंने पहले भी बता दिया था कि ये सभी जितने भी घटनाएं होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखा जाए, इसमें बोला गया कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, ये भी कंडीशन मैंने बताया था कि ये भी जो कारण है इसका प्रकाश का अपवर्तन ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 41, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है वह आपका 60 डिग्री का होता है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है, तो लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है ना, यानी बीच में ये जो प्रकाशीय केंद्र होता है, इस जगह पे जब कोई प्रकाश अपवर्तित होती है तो यहाँ से इनका अपवर्तन होता ही नहीं है ना, आपतित इस जगह पे जो कोई प्रकाश की किरण होगा तो इनका बिना अपवर्तन हुए सीधे वापस अपने दूसरे दिशा में निकल जाती है, इनका कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो पर्दे पे केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारना संभव नहीं है, यानी कि पर्दे पे उतारे जाने वाले प्रतिबिंब का नाम वास्तविक प्रतिबिंब है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, मैंने बताया था कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वह प्रकाशीय केंद्र से दाहिने तरफ की होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, क्योंकि दाहिने तरफ की सभी फोकस दूरियां धनात्मक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो मैंने बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये जो ऊंचाई होता है जब पहले प्रतिबिंब का फिर उस वस्तु का ऊंचाई का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको आवर्धन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम था उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 49, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र आप याद रखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। कई बार यहाँ पर जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है, उनको उल्टा भी दे देगा, तो यहाँ पर भी अगर 1/f कर देता है फिर भी वो सही होगा। अब एक दर्पण सूत्र भी इसी कैटेगरी का आता है, देखने में दोनों ही सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ हल्का सा अंतर होता है कि जहाँ पर लेंस में बीच में माइनस दिया हुआ है, दर्पण सूत्र पूछेगा तो बीच में वह प्लस बन जाएगा, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f अगर दिया हुआ रहेगा तो वह दर्पण सूत्र होगा, लेकिन 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f दिया हुआ रहेगा तो वह लेंस सूत्र कहलाता है। फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 51, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इनमें से कौन सा संबंध होगा, तो आपको पता है
ये जो एफ बराबर r/2 होता है, फार्मूला आपको याद होगा, एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होता है वो कहता है त्रिज्या की आधी होती है। ये कंडीशन आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, मैच कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर कभी कभी क्या दिया जाएगा कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। कैसे? जैसे कि मान लो कि r को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो निकलेगा, r इंटू 1, तो यहाँ पे r ही होगा, और f इंटू 2 करेंगे तो 2f निकलेगा। तो कई बार ऑप्शन में अगर r बराबर 2f दिया हुआ रहे तो भी आपका वही आंसर सही होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, f बराबर r/2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर वो भी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर r बराबर 2f दिया हुआ रहता तो ये भी आंसर आपका सही होता। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की जो है प्रकीर्णन को दिखाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो चैप्टर था आपका फिजिक्स में, उसके 52 क्वेश्चंस को मैंने कराए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि 52 क्वेश्चन को आप एकदम से रट जाइए, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर के। धन्यवाद।